Hello everyone, welcome back to my YouTube channel 5 Minute Studies. So today we will do the sample question paper solutions of term 1 class 10 SST code 087, time 90 minutes, minimum 40 marks. सेक्शन में 4 मार्क्स है, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, 20 करने हैं, 22 क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर बी में 18 करने हैं, सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन हैं केस बेस्ड, आउट ऑफ आपको 10 करने हैं एंड सेक्शन डी में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस में इक्वल कैरी मार्क्स है एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए पहले हम सेक्शन ए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्ने। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यंग यूरोप में जो अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी थी बर्ने, यंग यूरोप के नाम से बर्ने के अंदर जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसका मेंबर यानी फाउंडर कौन था। भाई हमें अब यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। पहले देख लो कि भाई ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं, क्योंकि काउंट केवर और ओटोमन बिस्मार्क का जो था यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी में हाथ था उनका, तो ये तो होगा नहीं। बच्चा गुस्सुपी गारिबाल्दी और गुस्सुपी मजीनी, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आंसर होता है मजीनी लेकिन लगा देते हैं वो गारिबाल्दी, ये समझते हैं कि दोनों भाई भाई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों भाई नहीं है, दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुस्सुपी मजीनी। क्यों है इसका ये आंसर? क्योंकि गुस्सुपी मजीनी 1807 बॉर्न इन जिनेवा में बॉर्न हुए थे और उन्हें 1831 में एग्जाइल वाली जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था किसके अगेंस्ट? लिबरल्स, मतलब उस टाइम जो सिस्टम चलता था मोनार्की का, उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था, इस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिर जब वो कम बैक वापस आए थे तो उन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। एक थी यंग मर्साइज जो कि थी जर्मनी में। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इनमें से किस यूनिफिकेशन में हुआ था? इनमें से किस यूनिफिकेशन में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कैसे? भाई हमें पता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ नहीं था, ट्रीटी ऑफ वेना का इसमें हाथ था। यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम तो हमने पढ़ा ही नहीं है चैप्टर में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। और ग्रेट ब्रिटेन में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था। और ग्रीक वाले में, जो ग्रीक वाला था उसमें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी, उसके बाद वो यूनिफाई हुई थी। कौन? ग्रीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ोल्वरिन जो कि एक टर्म है इस चैप्टर में आई है, तो उसके बारे में इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। कोalition थी पर्शियन स्टेट्स में जो कि पॉलिटिकल अलायंसेस फॉर्म कर रही थी, ये नहीं है। एम ये था इसका कि पर्शियन को पॉलिटिकली बाइंड करके रखे एक एसोसिएशन में, ये भी नहीं है। इसका एम था एक्चुअली में कि जर्मनी को इकोनॉमिकली बाइंड करके रखें। नेक्स्ट है इट वॉज अ कस्टम यूनियन इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड लास्ट इट हेल्प टू अवेकन एंड राइज नेशनल सेंटिमेंट, ये भी ऑप्शन नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनमें पर्शिया में आउट ऑफ 7 वॉर्स में से 3 वॉर पर्शिया ने जीते थे, जिसके बाद जर्मनी जो थी वो यूनिफाई हो चुकी थी। तो किस कंट्रीज के साथ 3 वॉर किए थे? अब यहाँ पे देखो, फ्रांस लास्ट में और शुरू में ऑस्ट्रिया दे रखा है, और बीच में गड़बड़ कर रखी कि पोलैंड है, डेनमार्क है, टर्की है, इंग्लैंड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ओके, नेक्स्ट है ऐसी आइडियोलॉजी फाइंड करनी है हमें जिनमें लोगों ने डिमांड की थी मार्केट्स के अंदर उन्हें इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए अर्ली 18 और 19 सेंचुरी में यूरोप के अंदर। तो वो है लिबरलिज्म। भाई जहाँ फ्रीडम की और इक्वलिटी की बात आ जाए वो टर्म हमारी लिबरलिज्म हो जाएगी। नेक्स्ट है करेक्ट मैच पेयर अबाउट द क्रॉप्स। इनमें से जो क्रॉप्स हैं उन किस स्टेट में उगती है, पर्टिकुलरली कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? ग्राउंडनट असम में नहीं है, गुजरात में है। टी हमारी गुजरात में नहीं है, आसाम में है। कॉफी हमारी कर्नाटका में और शुगरकेन छत्तीसगढ़ में है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉफी कर्नाटका। नेक्स्ट है द पीस ऑफ लैंड
लैंड का वो पीस जो कि पिछले 5 सालों में उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए, यानी उस पर फसल की ही ना जाए, तो वो कौन से तरह का लैंड कहलाएगा? बैरन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फैलो लैंड। भाई फॉरेस्ट लैंड और ग्रेजिंग लैंड तो हो ही नहीं सकता। फॉरेस्ट लैंड में ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन तो हर वक्त होता रहता है, रेन आती रहती है, प्लांट्स होते रहते हैं, हमेशा होता रहता है कल्टीवेशन। तो उधर ग्रेजिंग लैंड में घास वगैरह खा रही है, गाय वगैरह चर रही है, तो ये भी नहीं होगा। बैरन लैंड और फैलो लैंड क्या होता है? तो फैलो लैंड ये होता है कि 5 साल तक वो लैंड ऐसा ही अनकल्टिवेटेड पड़ा हो, उससे क्या नहीं हो, तो वो हमारा फैलो लैंड है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैलो लैंड। नेक्स्ट है, कौन से ऐसा फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस है जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल के बारे में डिस्कस्ड हुआ था 1992 में? हमें पता है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। इसका है आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंडिया हैज लेफ्ट अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स में इंडिया की लैंड में बहुत सारे वैरायटीज हैं। कौन से ऐसे फीचर में इंश्योर कराता है कि जो कुछ रिवर्स का जो पेरिनियल फ्लो होता है वो टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स, क्योंकि पेरिनियल फ्लो से समझो कि स्लैंटिंग में हो रहा है, यानी कि वो तो माउंटेन्स ही होगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो माउंटेन से पानी गिरता है, एक स्तर पे तो रहता नहीं है, तो इसका आंसर माउंटेन्स है। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्ट मैजोरिटीजम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने चैप्टर नंबर 1 किया था पावर शेयरिंग, जिसमें से 2 एथनिक कंपोजिशन अपने कंट्री के पढ़े थे, बेल्जियम और ब्रुसेल। बेल्जियम, ब्रुसेल और कौन? श्रीलंका। तो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश की तो बात ही नहीं हो रही। हमने मेडिटेरेनिज्म मतलब श्रीलंका की बात हो रही है, इतना बिठा लेना दिमाग में अपने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर ही सिविल वॉर हुआ था और बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज की थी और आराम से उन्होंने अपना मामला जो था उन्होंने आराम से सुलझाया था, सबको इक्वल राइट्स दिए उन्होंने, इसलिए उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तमिल्स के साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, इस वजह से सिविल वॉर हुआ और वो 2009 में खत्म हुआ था। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट रीजन है पावर शेयरिंग का इनमें से? भाई हमें पता है पावर शेयरिंग मतलब सोशल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम ने एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी फाइंड करी थी, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ऑप्शन नंबर सी, कि उन्होंने स्टेट सेंट्रल के अलावा उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी निकाली थी जो कि रिलीजियस पे बेस्ड थी। कौन सी कंट्री है इनमें से जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। ओके, इसका आंसर है यूएसए। नेक्स्ट, क्यों जो पावर शेयरिंग है वो गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर होती है, जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं? तो क्यों है, इसका रीजन हमें बताना है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको परमिशन देता है कि वो एक ही लेवल पर प्लेस्ड हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है, इंडिया के फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इनमें से कौन से सब्जेक्ट में वो लेजिस्लेट कर सके, यानी चेंजमेंट कर सके। भाई यूनियन लिस्ट में किसका है? यूनियन लिस्ट में सेंट्रल के पास पावर होती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा है जिनमें दोनों की पावर्स मिलके इसको ये फॉर्म करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है इसका आंसर,
इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें इंडिया जो है, इनमें से इंडिया के कौन से स्टेट में जो अंडर आर्टिकल 371A में स्पेशल पावर्स एंजॉय करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड में ये चीज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है? फार्मिंग, हमें पता है फार्मिंग ही है। नेक्स्ट, कौन से सा लिटरेट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन मेजर करता है और 7 और अबव एज ग्रुप? तो भाई लिटरेसी रेट होगा, कि लिटरेसी रेट यानी कि कितने बच्चे एजुकेटेड हैं अबव 7, तो ये उस हिसाब से उसका रेशो होता है। इनमें से कौन सा एवरेज इनकम का करेक्ट मीनिंग है? हमें पता है टोटल इनकम कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को? इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। कई बच्चे कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, यानी कि इंसान, ह्यूमन डेवलपमेंट से समझो कि एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हो रही है। तो पहला एक तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो कंट्री के लिए एसेट साबित होगा, लायबिलिटी साबित नहीं होगा। एजुकेशन मिलेगी तो वो कंट्री के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाएगा अपने जॉब करके, इनकम करके। और उसकी दूसरी बात, इनकम बनेगी तो उससे भी कंट्री का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंसेज में कौन सा रिस्पेक्ट में नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज में से, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक इंजीनियर सभी एम्प्लॉयड बेनिफिट्स, सभी को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रहा है। महात्मा गांधी यानी मनरेगा एक्ट 2005 में गारंटी था मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क पर ईयर। एंड अगर गवर्नमेंट अनेबल हुई इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी एटलीस्ट 1/3% का उनको पेमेंट करेगी, उनको पैसे देगी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर बी। हमारा सेक्शन नंबर ए हो चुका है, सेक्शन नंबर बी करेंगे। आउट ऑफ 22 में से हमें 18 करने हैं। यहाँ पे जो ये पिक्चर दे रखी है, ये किसकी पिक्चर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड में, आपके पीटीज के टेस्ट में बार बार आता है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम। पर्शियन किंग के बारे में बताना है जिन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद वो जर्मनी के राजा बने थे, जो कि वर्साइल्स की मीटिंग में हुआ था। इसका आंसर है विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट इसके क्या बने थे? राजा बने थे, किंग बने थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बैल्कन नेशनलिज्म के बारे में करेक्ट है? बैल्कन रीजन जो था वो एक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन गया था। क्यों? ऑटोमन एम्पायर की वजह से। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था जिसमें बैल्कन रीजन एक पार्ट, जिसकी वजह से वो बन गया था उसका कॉन्फ्लिक्ट एरिया। रीजन में एथनिक ग्रुप्स थे जिसमें थे ग्रीक्स और मॉन्टेग्रो। हाँ, ये भी सही है, बुक में ये स्टेटमेंट दे रखा है। ब्रिटिश और एथनिक नेशनलिस्ट ने इसके आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल किया था। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि जो फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के लोग थे वो सब इस पे अपना कब्जा पाना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवर्स ने जो सिलेशिया में रिवॉल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट 1845 में, तो वो क्यों किया था? इनमें से करेक्ट रीजन कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें सही वेज नहीं देते थे, उन्हें हाई पोस्ट पर कुछ को अपॉइंट करके रखा था, गवर्नमेंट पॉलिसी यूज करते थे और उनको लोन देते थे हाई इंटरेस्ट पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि उन्हें वो ड्यूज पे नहीं करते थे। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। इनमें से कौन सा मेजर एस्पेक्ट है जिसमें ब्रिटेन के नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में मदद की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, पार्लियामेंट जो था उसमें ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें मोनार्की की पावर्स उनसे छीन ली गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्लूज दे रखे हैं, इनमें से हमें सॉइल को आइडेंटिफाई करना है।
हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में कुछ एरियाज में डेवलप होती है, लो ह्यूमस कंटेंट है और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के हिली एरियाज में पाई जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेटरेट सॉइल। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी कैटेगरी में टाइडल एनर्जी आएगा? वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कई बार इसकी जगह आंसर आता है रेप्लेनिशेबल। रेप्लेनिशेबल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेप्लेनिशेबल है कि क्या है इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसकी जगह अगर रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी आ जाए तो आप वो भी कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से पावर शेयरिंग के बारे में एक स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ये सही है। हार्मोनी क्रिएट करता है अलग अलग ग्रुप्स में, ये भी सही है। गवर्नमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग करता है, ये भी सही है। सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन लाता है पार्टीज में, ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, जुडिशियरी फेडरल नेशन में अनएम्पायर की तरह कैसे एक्ट करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोर्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर यूज करता है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्ट कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ गए। सो असर्शन क्या कह रहा है? अभी रीजन को मत देखो, असर्शन देखो सिर्फ। श्रीलंका ने सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया। हाँ भाई ये सही है, हमने पढ़ा है। गवर्नमेंट जो थी श्रीलंका की वो कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे फोस्टर कर रही थी, यानी उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी इस बेस पे। तो हाँ भाई ये भी सही है, तभी तो सिविल वॉर हुआ। तो दोनों सही है और ये चीज इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, मैचअप्स आ गए, चलो फटाफट मैचअप कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आएगी। पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आएगी। एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी क्योंकि उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ले पार्ट ले सकते हैं। और डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अनीता जो थी एग्जाम दे रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट के लिए। कितनी लैंग्वेजेस हमारी मेंशन है 8 शेड्यूल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के? इसका आंसर है 22। बच्चे 21 कर देते हैं, क्यों भाई? हमारी 21 लैंग्वेज के अलावा हमें कॉमन लैंग्वेज भी तो बोलते हैं हमारी हिंदी, तो उसको भी तो काउंट करो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा, ये जो लाइंस दे रखी है हमें, ये पढ़ के हमें आइडेंटिफाई करने की कौन सा इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ये पावर शेयर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लोकल गवर्नमेंट में थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती है कि वो रिवेन्यू उनसे ले सकती है, कुछ पावर्स भी उनसे शेयर कर सकती है। तो इसका आंसर है ये है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट से ली जाती है और जब लोकल गवर्नमेंट में दे देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ही बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंडिया को काजी फेडरल स्टेट साबित कर रहा है? भाई देख लेते हैं फटाफट इसका आंसर। ठीक है, फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। तो मोर पावर विद सेंटर्स, ये सही है। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, ये भी सही है। इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर एंड स्टेट, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं भाई। सेंटर में आता है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में मैक्सिमम 97 सब्जेक्ट्स हैं एंड स्टेट में समथिंग 67 लाइक सब्जेक्ट्स हैं। करेंसी और रेलवे विद सेंटर, भाई करेंसी और रेलवे सिस्टम आता है सेंटर में, सेंटर परमिशन ले सकता है इसकी, मतलब इसमें चेंजेस कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बता देना है, फटाफट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया। हाँ जी भाई किया है, हमने पढ़ा है। पावर शेयर करना यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ जी हमने पढ़ा है। ये आसान है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना? नहीं भाई, बहुत सारे मेथड्स होते हैं।
पार्लियामेंट ये अरेंजमेंट खुद कर सकती है? नहीं, उसे दोनों हाउसेस से लॉ पास कराना पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। अनदर असर्शन रीजन, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो ये मेंशन करता है कि कितना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हुआ है। अच्छा, हाँ ये तो करता है, ये सही है। नेशनल इनकम का कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में एचडीआई एक्सप्लेन करता है? नहीं भाई, अभी हमने देखा कि एचडीआई जो होता है वो एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के बारे में बताता है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट। इनमें से मैं करेक्ट बताने की कौन सा है? फिशरमैन, सेकेंडरी फिशरमैन आता है हमारा किसमें? प्राइमरी में। कारपेंटर भी हमारा टर्सरी में आता है। ट्रांसपोर्टर हमारा टर्सरी में आता है। कुरियर वाला हमारा किसमें? टर्सरी में आता है, क्योंकि कुरियर फैक्ट्रीज वगैरह इनसे मिल के आता है, फिर वो ही कुरियर वाला हमें देके जाता है, तो वो हमारा टर्सरी में आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे ये हमें डेटा दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर करना है। रीता एक एम्प्लॉय है एमएनसी कंपनी की, जो कि अलग अलग कंट्रीज में 3 साल की सर्विस के बाद पैसे ट्रांसफर करती है। तो उसे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि 3 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को चूज करना अपनी नेक्स्ट जॉब लोकेशन के लिए। तो उसने सारी कंट्रीज की एवरेज इनकम को क्या किया? कैलकुलेट किया, और उसने एक कंट्री को चूज किया। तो अभी बताना है कि एक कंट्री को ही क्यों उसने चूज किया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था किसमें? इनकम में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर आप टेबल को ध्यान से देखो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब में। ये देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब में, तो इसलिए उसने इन कंट्रीज को चूज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विजय अंडर नरिश्ड है, उसका वेट 45 है, हाइट इतनी है, बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, बीएमआई। देखो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? बीएमआई का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन वेट, इसका होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी कि 45 अपॉन 1.78 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 12.6। ठीक है, इसका आंसर आएगा 12.6। ओके, आगे चलते हैं। एक वुमन है, वो अपने गांव के किसी स्वीट शॉप में वर्क करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसको मियाग्री सैलरी मिलती है पूरे दिन काम करने के बाद। हॉलीडे और पेड लीव नहीं मिलती। इसके अलावा एम्प्लॉयज की कभी कभी सैलरी भी काट लेते हैं अगर वो काम पे नहीं आती तो कौन से सेक्टर में वो काम हुई? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करेगी। भाई इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, सॉरी वो गलती से हो गया था। तो इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही होती तो उसे हॉलीडेज मिलते, पेड लीव मिलती, सैलरी उसकी ऐसी कट नहीं होती, डिडक्ट नहीं होती। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2017 एंड 2018 डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के डेटा शेयर कर रखा है परसेंटेज में। तो इन 3 सेक्टर्स के अलावा जो रेशो होता है प्राइमरी सेक्टर में वो हमेशा हाई क्यों होता है? मतलब प्राइमरी सेक्टर का रेशो हाई क्यों है, ज़्यादा क्यों है? मोस्ट सुटेबल आंसर हमें सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर में वो अभी भी अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मोस्टली आती है। अनदर असर्शन रीजन, फोकस ऑन असर्शन देन रीजन। क्रूड ऑयल जो है पूरे वर्ल्ड में रिजर्व्ड है और धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमें इसके लिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑयल और पेट्रोल के प्राइसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। भाई ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं और दोनों सही भी हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक मैन है, फूड प्रोसेसिंग फार्म में जॉब करते हैं, जहाँ पे उसे बहुत सारा मैनुअल वर्क करना पड़ता है। उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों ही फार्म में काम करती हैं रोज। तो किस तरह की एम्प्लॉयमेंट हुई? वो अंडर एम्प्लॉयड। भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई फार्म, एक पर्टिकुलर कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ी ना है।
अंडर एम्प्लॉयमेंट की जगह अगर इधर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी आता तो भी आपका आंसर राइट होता। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सेक्शन सी पे आते हैं। अब हमने सेक्शन बी सॉल्व कर लिया, सेक्शन नंबर ए सॉल्व कर लिया। केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फटाफट उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस कर देती हूँ डायरेक्ट। तो ग्रिम ब्रदर्स जो थे उन्होंने एक रीडेबल फॉर्मेट टेल जो थी जो निकाली है उन्होंने प्रिंट सीरीज, बिना चेंज अपने फोकलोरिक कैरेक्टर को बिना चेंज किए क्यों किया ऐसा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जो कलेक्शन था वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन था, जर्मनी के अंदर बहुत बिकी थी इनकी सीरीज, इस वजह से। लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो ग्रिम ब्रदर्स का जो लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा फैला। बेस्ट सुटेबल कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग, क्योंकि उस सीरीज में उन्होंने एथनिक बिलोंगेशन, एथनिक कंपोजिशन का बहुत अच्छा उन्होंने उसमें चीज एक्सप्लेन किया था, इसलिए उसका बहुत प्रमोशन हो रहा था। वर्क ग्रिम ब्रदर्स ने जो इन्फ्लुएंस किया और इंस्पायर किया लोगों को कि वो इन टेल्स को कलेक्ट करें, इन स्टोरीज को कलेक्ट करें, तो ये किस स्पिरिट के में बिलीव करके इसको एसेंशियल बनाया है नेशनल आइडेंटिटी के रिफ्लेक्शन के लिए? कल्चरल, कंजर्वेटिव, एक्सट्रीमिस्ट, लिबरलिज्म। एक्सट्रीमिस्ट होगा नहीं, बी और सी होगा नहीं, बचा ए और डी। हमें पता है ग्रिम ब्रदर्स की सीरीज में जो है वो लोगों को कल्चरिज्म के बारे में बता रहा था, उनके एथनिक कंपोजिशन के बारे में बता रहा था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। क्यों फॉरेन डोमिनेशन कंसिडर हुआ था थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग? बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरोजन था नेटिव वैल्यूज और इथॉस के। कैसे जर्मन्स जो थे वो अपने कल्चर से कनेक्ट थे, इसका परफेक्ट आंसर में बताना है, तो इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस और अपनी नेशनलिस्ट के फीलिंग की वजह से। असर्शन रीजन फिर से आ रहा है, 1815 के रिजवाइंस में कोई भी क्रिटिसिज्म और डिसेंट टॉलरेट नहीं करता था। हाँ जी भाई, ये सही है, हमने पढ़ा है। कंजर्वेटिव रिजवाइंस ऑटोक्रेटिक थे। हाँ भाई, हमें पता है, क्योंकि जब नेपोलियन हार गया था और जब उसके बाद उसमें ट्रीटी ऑफ वेनिस साइन हो रही थी तो तब ये चीज़ हुई थी। तो ये जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन जरूर है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, अनदर केस बेस्ड क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप केस बेस्ड पढ़ के करेंगे। वन कैन इन्फर अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें कल्टीवेशन से निकाल दिया गया, तो इसका परमानेंट कॉज क्या हुआ? तो इसका परमानेंट कॉज हुआ कि सॉइल डिग्रेडेशन और एक्सटेंसिव ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन का एक्सटेंसिव ज़्यादा होना यानी सॉइल को एक हार्म पहुंचा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने हैं, करेक्ट वाला हमें बता देना है, तो इसका आंसर है इंडियन फार्मर्स डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न। हाँ जी, ये सही है। शिफ्टिंग प्रोडक्शन सीरियल से फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हो रही है। हाँ जी भाई, ये सही है। जूट हाई डिमांड है इंडियन मार्केट में? नहीं भाई, क्योंकि जूट तो इंडिया में ही उगता है, और गोल्ड फाइबर कहा जाता है, इससे गोल्डन फाइबर कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि वेस्ट बंगाल में मेनली ग्रो होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऊपर जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो नेट सोन एरिया का रिडक्शन हुआ है सीडर्स और पल्सेस के अंडर क्रॉप्स में, तो क्यों आया, क्या रीजन है? क्योंकि मोर प्रॉफिट कॉमर्शियल क्रॉप में से मोर प्रॉफिट लेने के चक्कर में ये चीजें हुआ है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ड्रामेटिक रिजल्ट्स में शोड हुए हैं और अब सॉइल की डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट है इस इनपुट को नोटिस किया गया है पहले? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो इनपुट्स हैं ये आउटपुट्स और प्रोडक्टिविटी के लिए इंक्रीज हुए, ऐसा शो हुआ है। इंडिया में वो स्टेट जो कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक्सेसिव लेवल पर यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ऐसे कौन से प्रोमिनेंट स्टेट्स है? वो है पंजाब और हरियाणा। ठीक है, क्योंकि हम बात करें अगर हर कोई क्रॉप की अगर हम बात करें तो उसमें पंजाब और हरियाणा का नाम तो आता ही आता है। फूड प्रोडक्शन जो है प्रोवाइड करता है फूड सिक्योरिटी के बेस पर, और ये एक फूड अवेलेबिलिटी की चाबी टाइप कुछ है। तो ऐसा ट्रेंड जो है शिफ्टिंग से इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में क्यों चला गया? क्योंकि
हम मोर इनकम और हाई अर्निंग्स के चक्कर में पड़े हैं कि हमें ज़्यादा पैसा कमाने, इस लालच में हम पड़े हैं, इसलिए जो शिफ्टिंग क्रॉप्स जो थी वो अब इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में बदल गई। नेक्स्ट है सेक्शन डी मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बता देना है कि ये जो ए और बी मार्क्ड है ये कौन कौन से हैं, तो हमें बता देना फटाफट। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में ए जो है वो एज ए डैम मार्क्ड है, तो कौन सा डैम वहां पे पाया जाता है, हमें पता है भाखरा नंगल पाया जाता है किधर, आई थिंक हरियाणा में, हरियाणा नो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सॉरी। भाखरा नंगल जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। सलाल जो है वो लद्दाख में मिलेगा आपको, किधर, लद्दाख में मिलेगा। तेहरी आपको उत्तराखंड में मिलेगा और राणा प्रताप सागर आपको राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बी जो मार्क्ड किया है वो एज ए टी कल्टिवेटिंग स्टेट है, तो कहां पे सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है, वो है आसाम, सॉरी आसाम। ठीक है, आसाम है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर आपको आउट ऑफ 2 क्वेश्चन याद है तो आप नीचे वाले कर लीजिएगा। उत्तराखंड में कौन सी डैम पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया तेहरी पाई जाती है। और प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप कौन सी है हमारी, तो वो है हमारी राइस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर सोल्यूशन हो चुका है एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं मेरी वीडियोस में कोई चेंजेस करूं तो अपने सजेशंस प्लीज मुझे दीजिए, मोस्ट वेलकम। And don't forget to do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for latest notifications from my channel. Till then, stay tuned and stay safe.